हाँ सुनिए, क्या है कि अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसका पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअली फ्लक्स के बारे में थोड़ा बहुत जान पहचान हमारा पहले से है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में नहीं है, वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वहाँ इलेक्ट्रिक वर्ड था, यहाँ मैग्नेटिक वर्ड आया है ना। तो बस अंतर इतना ही होगा कि वहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, यहाँ पर वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि फ्लक्स देखा कहाँ जाता है? फ्लक्स हमेशा देखा जाता है किसी सरफेस के थ्रू। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, ये क्या है रे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। मान लीजिए उधर से ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। मान लीजिए इधर नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट है और इधर साउथ पोल वाला मैग्नेट है, ठीक है। आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में जाके एंटर करती हैं। आ रही होंगी ढेर सारी फील्ड लाइन, उनमें से कुछ फील्ड लाइन इसको भी तो क्रॉस करेंगी। मान लीजिए 50 फील्ड लाइंस ने इस सरफेस को क्रॉस किया, तो बताइए इस सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स कितना माना जाएगा? 50 माना जाएगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। क्या होता है? WEBER, वेबर, जिसको हम डिनोट करेंगे शॉर्टकट में WB से। क्लियर है? हम बोलेंगे इसके थ्रू 50 वेबर फ्लक्स एसोसिएटेड है। क्या बोलते हो? अगर मान लीजिए 10 फील्ड लाइंस ने इसको क्रॉस किया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? 10 वेबर हो जाएगा। क्लियर है? और अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग तीर समझ लें, मान लीजिए उधर से ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड नाम का तीर चलाया जा रहा है और अपनी जान बचाने के लिए मैंने पेपर को ऐसे कर दिया। आप बताइए क्या मैं अपनी जान बचा पाऊंगा? नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि ये पेपर उन तीरों को नहीं रोक पाएगा। आप समझ रहे हैं? उसको ये नहीं रोक पाएगा, इसमें तो छेद हो जाएगा ना, और फिर आके वो मुझको लग जाएगा। तो कितना फील्ड लाइन इसको क्रॉस किया, ये जानने के लिए आप क्या गिनिएगा कि टोटल इसमें कितना छेद हुआ है। तो ये जो आप लोग बोल रहे थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हुआ नंबर ऑफ छेद, तो ये भी आप सही ही बोल रहे थे। बस वो छेद किसकी वजह से होना चाहिए? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमको देखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको अब हम डिनोट करेंगे फाई से। एक्चुअली फ्लक्स को डिनोट किया जाता है कैसे? फाई से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सिर्फ फाई से ही डिनोट किया था, लेकिन अब अगर हमको फ्लक्स डिनोट करना होगा तो हम यहां सब्सक्रिप्ट में या तो बी लगाएंगे और ना तो ई लगाएंगे। या तो बी लगाएंगे या ना तो, अगर ई लगा देंगे तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और बी लगा देंगे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि अब सिर्फ फ्लक्स से काम नहीं चलेगा, अब हमको ये भी देखना होगा कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि ढेर सारा तीर उधर से चलाया जा रहा है, मतलब इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और कुछ इसको भी क्रॉस कर रहा है, 50 छेद हुआ है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए पेपर को ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब बताइए टोटल कितना छेद होगा? 100 होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, बोलिए ना। 50 इसमें 50, इसका मतलब हुआ कि एरिया सरफेस का डबल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ छेद भी डबल हो जाएगा, और नंबर ऑफ छेद डबल तो फ्लक्स भी डबल। इसका मतलब हुआ कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एरिया। अच्छा, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में एरिया को एस से ना डिनोट किया है, चलो कर लेते हैं। हालांकि इस चैप्टर में हम लोग एस से डिनोट करेंगे नहीं, हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? ए से ही करेंगे। ठीक है, रीजन मैं बताऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी फिलहाल रहने दो, एस से ही करो। बोलो ना बाबू। यानी फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया सरफेस एरिया। अब सुनो, मान लो 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है। मान लो यहाँ कोई मैग्नेट रखा है जिसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो उसकी वजह से यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 10 टेस्ला, और इसमें 50 छेद हो रहा है। तो अगर मान लीजिए हम इसकी जगह 2 गो मैग्नेट रख दें, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 20। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। एक मिनट, फिर से रुकिए, एक मिनट। हेलो, जाइए, आप ही का तो इंतजार था। आप लोग कहीं दूर से आते हैं क्या? कहाँ से आते हैं?
इनफाइनाइट से आते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है। मैं कह रहा था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहां मैंने एक मैग्नेट रखा है। ओए, क्या रखा है? एक मैग्नेट कोई रखा है जिसकी वजह से यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है 10 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स में अंतर है। हाँ, तो उसकी वजह से 50 को छेद इसमें हो गया है। अरे बोलो ना। अब यहाँ एक की जगह 2 मैग्नेट मैंने रख दिया। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना? 20 टेस्ला। तो अब कितना छेद होगा? 100 छेद। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डबल हुआ ना, तो इससे भी नंबर ऑफ छेद डबल हो गया। इसका मतलब फ्लक्स डबल हो गया। अब आप बताइए, मैग्नेटिक कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड भी तो हो गया है। अरे मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला से 20 टेस्ला हुआ, तो फ्लक्स 50 वेबर से 100 वेबर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड डबल तो फ्लक्स भी डबल। और ये सब हम लोग नया थोड़े पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग टाइम पास कर रहे हैं कि नहीं? ये सब हम लोग पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया था कि इसमें होने वाला जो छेद है ना, वो सिर्फ इसके सरफेस एरिया और सामने से कितना तीर चलाया जा रहा है उन पर ही डिपेंड नहीं करेगा। वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि इसको हमने रखा कैसे है। अगर मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ, क्या लग रहा है? जितना छेद पहले हो रहा था अभी भी उतना ही होगा क्या? नहीं। जो तीर यहाँ से होके गुजर रहा था, जो यहाँ छेद कर रहा था, मेरे घुमा देने से अब वो इसको छेद नहीं कर पाए। अब वो तो सीधा ना आ जाएगा यहाँ। इसका मतलब हुआ कि मेरे घुमाने से इसमें होने वाले छेद की संख्या कम हो गई। इसका मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो गया। बोलो। अच्छा, अगर मैंने इस पेपर को बिल्कुल ऐसा कर दिया, तो आप बताइए, जो भी फील्ड लाइंस होंगी या जो भी तीर होंगे वो तो इसके पैरेलल पैरेलल निकल जाएंगे। इन तीरों की वजह से इसमें कोई होल नहीं होगा। होल करने के लिए तीर को आके घूमना पड़ेगा, जबकि ये तीर तो सीधे सीधे चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इस केस में एकदम मैक्सिमम होल्स हो रही थी, मैक्सिमम फ्लक्स वाला केस है ये। लेकिन इस केस में इसमें फ्लक्स कितना हो गया? 0। होल्स की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं फ्लक्स एंगल पे भी तो डिपेंड करता है। तो सवाल है कि एंगल तो हमेशा 2 वेक्टर्स के बीच में देखा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर है, लेकिन एरिया वेक्टर को हम पहले वेक्टर माना नहीं, एरिया को हम पहले वेक्टर माना। हमको लगता था एरिया बस एक स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं? लेकिन अब हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमको एरिया को भी क्या मानना पड़ेगा? वेक्टर। क्योंकि कहीं ना कहीं बात आ रही है एंगल की, और एंगल हमेशा 2 वेक्टर्स के बीच में देखा जाता है। तो एरिया को भी अब हम वेक्टर मानेंगे। तो अगर हम एरिया को वेक्टर मानते हैं तो उसका डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अगर ये एक वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो या तो हम इधर ले सकते हैं, ना तो हम इधर ले सकते हैं। तो दोनों में से हम किधर लेंगे? सही जवाब है हम किधर भी ले सकते हैं। बस एक तरफ लीजिएगा तो आंसर प्लस में आएगा, कहीं दूसरी तरफ ले लीजिएगा तो आंसर माइनस में आएगा। क्या बोलते हो? लेकिन हम दोनों में से किसी साइड में ले सकते हैं। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि हमारा आंसर कभी नेगेटिव आए। तो उसके लिए जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं ना, हम उधर ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ले लेंगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग इधर ही ले लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपकी तरफ जा रही हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग आपकी तरफ ले लेंगे। बोलो यार। हाँ ठीक है। तो इसे आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। जब भी आएगा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है। अब आप बताइए, अभी जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से आ रही थी? आपकी तरफ से आ रही थी, मेरी तरफ आ रही थी। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम इधर ही ना ले लेंगे। तो बताइए ये कौन सा केस हो गया जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। तो आप बताइए 0 डिग्री पे फ्लक्स कैसा आ रहा है? एकदम मैक्सिमम आ रहा है। 1 मिनट, हेलो इधर देखिए, सरफेस के परपेंडिकुलर है। ओ माय गॉड, सरफेस के, लेकिन एरिया वेक्टर के पैरेलल है। इसको सरफेस के क्या बोला जाएगा? परपेंडिकुलरली ना हिट कर रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर के पैरेलल माना जाएगा। ये बात तुमको समझ में आ रहा है? ये जो एंगल मैं लिख रहा हूं मैं एरिया वेक्टर के साथ लिख रहा हूं।
तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, तो बीच का एंगल कितना 0 है। और 0 डिग्री पे फ्लक्स एकदम कैसा बताओ, मैक्सिमम। चलिए मैंने इसको घुमा के ऐसा कर दिया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो आप इधर लेंगे, नहीं तो आप इधर लेंगे। तो बोलिए ना, दोनों में से कहीं ले लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कितना 90 डिग्री ना, तुमको समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। तो 90 डिग्री पे बताओ तो बच्चों फ्लक्स कितना हो गया? कोई होल ही नहीं हो रहा है, कोई छेद ही नहीं हो रहा है, फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब तुम बताओ, इतना तो हमको समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कहीं ना कहीं एंगल पर डिपेंड करता है, लेकिन फॉर्मूलों में जनरली एंगल अकेले नहीं आते हैं, वो या तो साइन के साथ आएंगे, नहीं तो कॉस के साथ, नहीं तो टेन के साथ। तो आप बताइए ऐसा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है जो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है और 90 डिग्री पे 0 होता है? वो कॉस होता है। 90 डिग्री पे 0 और 0 डिग्री पे 1, जो कि कॉस थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होने वाला है, कॉस थीटा। चलिए इन तीनों को मिलाइए, तो तीनों लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही ना है, तो तीनों लोग ऊपर ही रहेंगे, का मतलब हो गया बी एस कॉस थीटा। क्या बोलते हो? अब हम इसको हटा के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ना लगाएंगे? पहली बार जब किसी फिजिकल क्वांटिटी का जन्म हो रहा होता है, बोलिए ना, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के रूप में हम लोग 1 लेते हैं, और ये हो जाएगा बी एस कॉस थीटा। अच्छा, इसको अगर हम माने 1 तो मल्टीप्लाई होके तो खत्म ना हो जाता है, ठीक से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा बी एस कितना कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताइए, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। एस क्या है? एरिया है, सरफेस एरिया है। और थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ये बी एस कॉस थीटा आपको किसी की याद दिला रहा है क्या? ये आपको याद दिला रहा है किसका? डॉट प्रोडक्ट का, है कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा बी डॉट एस। अच्छा एक बात बताओ यार, ये मैंने बी डॉट एस लिखा, मैंने एस डॉट बी क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा मैंने? कौन इसको एक्सप्लेन करेगा? क्यों मैंने बी डॉट एस लिखा है, मैंने एस डॉट बी क्यों नहीं लिखा है? बोलो, तुम एक्सप्लेन करना चाहेगा? तुम आजकल पढ़ लिख नहीं रहा है क्या? हैं? नहीं, बैठे बैठे रहो, बैठे रहो। पढ़ लिख नहीं रहे हो? लिख नहीं रहे? लिखने का जमाना गया सर, अब डायरेक्ट व्हाट्सअप कर देते हैं। हाँ, मैंने हमको लग रहा है कि तुम पढ़ लिख नहीं रहे, तुमसे हम कुछ भी आजकल पूछ रहे, तुम बता नहीं रहे। तुम ही समझाएगा कि बी डॉट एस हम क्यों लिखे, एस डॉट बी क्यों नहीं लिखे? अच्छा चलो तुम बताओ, तुम दोस्त, डायरेक्शन का डिफरेंस आ जाएगा ना। बी डॉट, अच्छा बी डॉट एस का डायरेक्शन किधर होगा? मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये सरफेस एरिया है, तो बताओ बी डॉट एस का डायरेक्शन किधर होगा? बोलो, बी डॉट एस का डायरेक्शन किधर होगा? तुम ही इसको बिगाड़ रहा है, समझा? तुम ही जो है ना इसको बिगाड़ रहा है। ये बेचारा पढ़ना चाह रहा है, तुम इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ कर दे रहा है। हाँ बताओ, बी डॉट एस का डायरेक्शन किधर होगा? आउटवर्ड होगा। बी डॉट एस का डायरेक्शन, बी इधर है, एस इधर है, तो डायरेक्शन बाहर नहीं होगा। अरे पागल सब, बाप रे बाप। मैंने यही दिन देखने के लिए हम जी रहे थे ना। क्या बात करते हो तुम लोग, सही में यार तीर उड़ चला देता इधर है। बी डॉट एस का डायरेक्शन कहाँ होगा? बाहर होगा। अरे डॉट प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है, डॉट प्रोडक्ट से मिलने वाले आंसर्स स्केलर होते हैं, इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो क्या जवाब है इसका कि बी डॉट एस मैंने क्यों लिखा है, एस डॉट बी क्यों नहीं लिखा है? मेरी मर्जी, मैं चाहता तो एस डॉट बी भी लिख सकता था,
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है। ये बात समझ में आई? बोलिए ना। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता तब जब यहाँ बी एस साइन थीटा होता है और मुझको क्रॉस प्रोडक्ट लिखना होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम, क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला आंसर वेक्टर होता है, तो बी क्रॉस एस बाहर होता है और एस क्रॉस बी तब हमको देखना होता है। और ऐसा हमने हर बार देखा भी है कि दोनों में से हम क्या लें, है कि नहीं? तो यहाँ पर जवाब ये था कि सर आपका मन किया इसीलिए आप लिख दिए, बाकी और कोई रीजन नहीं है। लिखने को मैं बिल्कुल एस डॉट बी भी लिख सकता था। खैर छोड़िए, हटाइए। एक और बात, ये क्या है? सरफेस एरिया ना है। तो एक बार में टोटल सरफेस एरिया कब लिया जाता है? जब मैग्नेटिक फील्ड हो यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब यहाँ 10 टेस्ला तो यहाँ भी 10 टेस्ला, तो यहाँ भी 10 टेस्ला, यहाँ भी 10 टेस्ला। एंड सरफेस कैसा हो? सरफेस हो फ्लैट। और फ्लैट। इस चैप्टर में हमको बस यही केस देखना ही है। इस केस में आपको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरली, माने 99% केस में हम यही देखेंगे। अब 1% में तो आपको भटकाने के लिए दिया ही जा सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हो यूनिफॉर्म और सरफेस कैसा हो। हाँ, तो इस चैप्टर में आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरली यूनिफॉर्म ही मिलेगा और सरफेस भी आपको कैसा मिलेगा? फ्लैट। एक्चुअली इस चैप्टर में आपको सरफेस मिलेगा ही नहीं। इस चैप्टर में आपको मिलेंगे लूप्स। क्या मिलेंगे? जैसे एक सर्कुलर लूप होगा, बोलेगा कि बताओ इससे होगा कितना फ्लक्स जा रहा है। सरफेस वाला कॉन्सेप्ट कहाँ था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो उसमें ना सरफेस कर्व्ड भी हो सकता है। लूप जनरली 2D में ही रहेगा। कैसा रहेगा? 2D का मतलब फ्लैट रहेगा। 3D में आ गया तो कर्व्ड ना हो गया। बोलो ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमको लूप मिलेगा का मतलब हुआ सरफेस जनरली हमको कैसा मिलेगा? फ्लैट ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और सरफेस कैसा है? फ्लैट है, तो हम एक बार में टोटल सरफेस एरिया ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम लोग लिखेंगे, बताइए क्या? बी डॉट, अरे काहे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आवाज ही कर रहा है? इरिटेट कर रहे हैं। बंद हो गया ना? हेलो, आवाज आ रहा है अभी भी? शांत रहो, हमको सुनने दो। कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है? हमको तो लग रहा है नहीं आ रहा है। इस क्लास में ना सब चीज जो है लतखोरे हो गया है कुछ, ठीक है। लेकिन अब हमको लग रहा है कि कहाँ नहीं आ रहा है, ठीक। हाँ, तो एक बार में हम टोटल सरफेस एरिया तभी ले सकते हैं जब सरफेस फ्लैट हो और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अदरवाइज अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए? नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। और अच्छा, यहाँ एंड है और यहाँ और है, माने इसके लिए इन दोनों का होना जरूरी है। लेकिन अगले केस में ये हो, चाहे सरफेस कैसा हो, कर्व्ड हो, हम एक बार में टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे। हम लोग लिखेंगे बी डॉट डी एस, मैंने छोटा सा सरफेस एरिया लेके बी डॉट डी एस करेंगे तो छोटा सा फ्लक्स मिलेगा और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। और मैं एक बार फिर से बताऊं कि ये हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग टाइम पास ही ना कर रहे हैं, एकदम ठीक ऐसे ही यही सारी चीजें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी थी कि नहीं? बस अंतर इतना था कि जहां जहां बी था वहां वहां उसमें ई था, वो ई डॉट एस था, वो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन था, ये बी डॉट डी एस का इंटीग्रेशन है। अरे बोलो जल्दी। ये सब हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग, ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ इसमें कुछ दोबारा समझना हो अगर, चलिए ठीक है। दो केस जो इंपॉर्टेंट रहेगा, एक केस जिसमें एकदम ऐसा ऐसा सामने से वार होगा, तो उस केस में बताइए, अरे तुम लोग जानबूझ के बजा रहा है? अच्छा हो गया, कोई बात नहीं है। तुम लोग पक्का आज पिटा के जाएगा। हाँ।
कंट्रोल किए हुए हैं, लेकिन तुम लोग चाहता नहीं है। इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और अगर सरफेस ऐसा है तो सरफेस एरिया का डायरेक्शन भी इधर ही लेंगे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? तो 0 डिग्री आ गया। तो अच्छा, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सरफेस फ्लैट है, तो हम लोग बी डॉट एस लिख सकते हैं। तो आप बताइए इस केस में फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी इंटू एस इंटू क्या? कॉस थीटा। कॉस 0 डिग्री कितना होता है? कॉस 0 डिग्री 1 नहीं होता है, तो फ्लक्स हो जाएगा। अच्छा, बार बार बी लिखूं कि छोड़ दूं? अब हम लोग समझ गए ना कि मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही होगा। तो कौन बार बार यहाँ बी लिखेगा? समझना मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये हो जाएगा बी इंटू एस। यानी मैग्नेटिक फील्ड को आप सीधे सीधे एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन कब? जब वार एकदम सामने से हो रहा है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और सरफेस को मैंने ऐसे रखा है, तो पहले तो ये बताइए कि क्या इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें कोई होल होगा? क्या नहीं होगा। नो होल नो फ्लक्स, ऐसा। और हाँ, और अगर हम इसको फॉर्मूले से भी करना चाहें तो बाबू एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो हम बाहर लेंगे, नहीं तो कहीं भी ले लो, बाहर अंदर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ लिया गया है? डॉट का मतलब बाहर होता है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा बी एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री इज 0, तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना? 0 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? बोलो ना, फ्लक्स 0 हो जाएगा। और ये हमको पहले से भी पता था कि चूंकि कोई होल नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। पहले आप हमको बताइए, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको याद है? कितने लोगों को याद है? कौन बताएगा? हाँ, इधर इधर कौन बताएगा? इधर तुम हाथ गिराओ, इधर कोई बताएगा? इधर पूरा बाजारे साफ है, मैंने पूरा इधर से बस 2 आदमी बताएगा। गॉस लॉ जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज में से एक है? वो पूरा यहां से लेकर वहां तक 2 आदमी बताएगा। हाँ बोलो, तुम कुछ ट्राई कर रही, बोलो। कॉथी बाई एप्सिलॉन वो ठीक से बोलो ना, क्या एप्सिलॉन नॉट बोलो? कुछ बाई एप्सिलॉन नॉट बोलियो, इतना तो मैंने सुना है। हैं? अच्छा, ये कह रही है क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन, तो ये गॉस लॉ हो गया। मैं किसी को बोल दूंगा क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने उसको गॉस लॉ बता दिया। क्या है क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट? क्या है? सुनिए, हेलो, किसी भी क्लोज्ड सरफेस, किससे बताइए, गुजरने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, शांत रहिए, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होके गुजरने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा? क्यू एनक्लोज्ड बाई क्या? लेकिन ये कहाँ के लिए होता है? किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। बोलिएगा जल्दी। हाँ, अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। जा, क्यों मैंने छोटा सा ds लिया है? क्योंकि अगर क्लोज्ड सरफेस है तो कर्व्ड ही होगा। एक फ्लैट सरफेस कभी फ्लैट सरफेस कभी क्लोज्ड हो ही नहीं सकता है। अगर वो पूरी तरीके से फ्लैट ही है तो इनफाइनाइट तक तो फ्लैट ही ना रहेगा ना। तो क्लोज्ड सरफेस है तो कन्फर्म है कि आपको छोटा सा ds ही लेना पड़ेगा। अब बोलिए ना। हाँ ठीक है, तो उसका मतलब हुआ कि हमको ई डॉट ds करना पड़ेगा। ये गोल काहे लगता है यहाँ? ये लगता है ये दिखाने के लिए कि ये जो आप फ्लक्स देखने जा रहे हैं वो एक क्लोज्ड सरफेस के लिए है। सही है, तो ये लिखा हुआ है नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू। अच्छा, मान लीजिए कि अंदर में यहाँ Q1 है, यहाँ माइनस Q2 है, यहाँ Q3 है और यहाँ माइनस Q4 है। तो बताओ ना, Q एनक्लोज का क्या मतलब हुआ? अंदर में 1 चार्ज का मतलब Q1 माइनस Q2। अब आई कितना? दिस इज द गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब ये चीज हमको देखना है मैग्नेटिज्म में। तो वहां था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, यहां होगा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। और एक बात है,
ये क्लोज्ड सरफेस ही है, ये लूप नहीं है। लूप होगा तब तो ये एम्पीरियन लूप मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ तब हम देखेंगे। तो ये भी सरफेस ही है। गॉस लॉ में हम सरफेस ही देखते हैं। बोलो ना। तो वहां हम कहते थे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, यहां हम बोलेंगे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। वहां हम कहते थे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, यहां हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। समझ में आ रहा है? वहां होता था क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां होगा, यहां होगा क्या होगा? वो क्यू एनक्लोज्ड था, यहां आई एनक्लोज्ड होगा क्या? ऐसा सोच रहे हो बाबू? ऐसा सोच रहे हो तो मत सोचो, क्योंकि यहां होता है जीरो। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होके नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा कितना जाता है? हमेशा जीरो, ऑलवेज जीरो। कोई इसका एक्सेप्शन, जबकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है। क्या आप इसको अच्छे से जानना चाहेंगे? आप जानना चाहेंगे? ठीक है, चलिए हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही बात करते हैं। मान लीजिए कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये क्या है बताइए ना? प्लस क्यू चार्ज है। एंड यू नो कि नेगेटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और पॉजिटिव में जाके एंटर। देखो उल्टा बोला मैंने, तुम लोग हाँ हाँ कर दिया। पागल सब कहीं का, गधा सब कहीं का। नेगेटिव में से निकल के पॉजिटिव में एंटर करता है, पॉजिटिव में से निकलता है और नेगेटिव में एंटर करता है, ऐसा होता है। तो पॉजिटिव में से निकला नेगेटिव में चला गया, पॉजिटिव में से निकला नेगेटिव। अब बोलो जल्दी, ऐसा ही ना होता है? ठीक है, ये फिर ये ऐसे जाके इधर से ये और फिर ये। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये और ये, ठीक है। पॉजिटिव में से निकला और नेगेटिव में जाके एंटर करिए। अब हमको कुछ और भी ले सकते हैं ना, यहाँ एक और ले लेते, क्या दिक्कत है? बोलो, अरे बोलना रे। हाँ ठीक, हमको एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए, एक क्लोज्ड सरफेस कहीं ड्रॉ करना है कहीं। लो मैंने वो क्लोज सरफेस यहाँ ड्रॉ कर दिया। कौन बताएगा इससे होके कितना फ्लक्स जाएगा? कितना फ्लक्स जाएगा? देखो बकवास मत करना, मूड खराब मत करना मेरा, ओरिजिनल बात बताना, सही बताना। कितना फ्लक्स इससे होके जा रहा है? अब बोलवे नहीं करेगा सर। कितना जा रहा है? फ्लक्स जीरो है। कैसे फ्लक्स जीरो? अगर तुम कह रहे हो इससे होके नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, चलो मैं कंफर्म करता हूं कि तुमने सही आंसर दिया है, लेकिन कौन बताएगा कि क्यों जीरो है? क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं। लेकिन वैसे नहीं बताना है, फॉर्मूले से नहीं बताना है, आपको डेफिनेशन पे जाना है कि क्यों जीरो है। ऐसा कुछ, वो फॉर्मूला छोड़ दीजिए, बस कुछ और बताइए, कुछ और बताइए जो मैं सुनना चाह रहा हूं। जितनी फील्ड लाइंस इनकमिंग है ठीक उतनी ही, याद है? जितना फील्ड लाइन आएगा उतना ही अगर चला जाता है, हे भगवान, तो नेट फ्लक्स कितना? क्योंकि आपको याद होगा इनकमिंग फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव मानते थे, आउटगोइंग फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है? ठीक है, इनकमिंग फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, आउटगोइंग फ्लक्स को क्या? तो तुम बताओ ना, कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं? तो इनकमिंग ना हो रहा है तो -3, और कितनी जा रही हैं? 3। तो आउटगोइंग फ्लक्स को मिला जुला के 0। याद है? ये सब देखा था हम लोगों ने। बोलो यार। तो यहाँ फ्लक्स कितना है? 0। हाँ, अब हम ये दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि चूंकि क्लोज्ड सरफेस से होकर गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और चूंकि इसके अंदर में कोई चार्ज बंद नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। चूंकि क्यू एनक्लोज्ड कितना है? 0। इसके अंदर कोई चार्ज बंद है, तो इसलिए भी फ्लक्स कितना हो जाएगा? ये हम दो तरीके से बता सकते हैं। चलिए एक और क्लोज सरफेस मैंने लिया यहाँ, ये देखिए मैंने क्लोज सरफेस लिया, बताइए इससे होकर कितना फ्लक्स जा रहा है?
फोटो के हिसाब से बताना है तुमको, फोटो के हिसाब से, फोटो के हिसाब से। फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस, हाँ उसके हिसाब से बताना है। अच्छा क्या आप ये गिन रहे हैं? चलिए मैं ही गिन के बता देता हूँ। यहाँ शुरू करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना है? 11 है। नहीं नहीं सॉरी 12 है। कितना है? 12 है। हाँ अब बताइए कितने लोग कह रहे हैं कि इससे होके जो फ्लक्स जा रहा है वो 12 है, प्लस में 12 है? कितने लोग ऐसा कह रहे हैं? प्लस में 12। अच्छा अच्छा पहले ही बाद में, प्लस 12 माइनस 12 बाद में। पहले बताओ फ्लक्स कितने लोग कह रहे हैं कि 0 है? कितने लोग कह रहे हैं कि फ्लक्स 0 है? फ्लक्स 0 है कितने लोग कह रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं फ्लक्स 0 नहीं है? चलो एक आदमी है आपका इज्जत बचाने के लिए, एक आदमी और आ गया, ठीक है। और बताइए, बोलिए कितने लोग कह रहे हैं कि सर इसमें फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स 0 था, ये तो तुमने बताया था ना। यहाँ बोलना है कि फ्लक्स 0 है कि नहीं, बस इतना बता दो। कितना है वो बाद में हम लोग देख लेंगे। कितने लोग कह रहे हैं कि 0 नहीं? तो हाथ उठाइए ना अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, हाथ उठाइए। कितने लोग कह रहे हैं 0 नहीं है? क्या कह रहा है तुम? है 0 नहीं है? क्यों नहीं है हमको समझाएगा? ठीक है, एक तरीका तो ये बता ही रहा है कि सर इसके अंदर चार्ज इंक्लूड नहीं था, लेकिन इसके अंदर सर चार्ज इंक्लूड है, और अगर है तो फ्लक्स 0 तो नहीं होगा। ठीक है, सही आंसर है, सही आंसर है ये। लेकिन बैठो किसी और तरीके से भी बताओ ना। जैसे इसमें तूने बताया था कि सर जितना है उतना गया इसीलिए 0, तो इसमें भी तो कुछ बताओ कि कैसे हम लोग समझ रहे हैं। बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ वो लड़का, वो देखो छुप रहा है? चांद छुपा बादल में। बोलो बाबू बोलो। अरे तो कहाँ छुप रहा है? गजब आदमी। शर्मा कह रहा है भाई? देखिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए इधर देखिए, मैं कह रहा हूं कि इससे होके फ्लक्स 0 जा रहा है? नहीं जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो चार्ज बंद है। और इसको दूसरे तरीके से समझाना होगा तो हम लोग बोलेंगे कि सर इसमें ये जितनी सारी फील्ड लाइंस है ना वो बस जा ही रही है, इसमें कोई आ नहीं रहा है। अरे इसमें तो 3 गो गया, 3 गो एंटर किया था तो 3 गो बाहर भी तो निकल गया था। इसमें ऐसा नहीं है, ये भी बाहर ही निकल रहा है। अरे यार ये भी बाहर ही निकल रहा है, सब तो बाहर ही ना निकल रहा है। कोई वापस लौट के आया है क्या? ऐसा होता कि ये 5 गो गया होता, 5 गो आ गया होता ना, तब बोलते 0 है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ सिर्फ आउट गोइंग ही हो रहा है। नहीं, और अगर आउट गोइंग हो रहा है तो आउट गोइंग फ्लक्स को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो प्लस में गिन लेंगे कितना है, 10 12 गो है तो प्लस 12। बोलो। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, चाहे वोल्ट इंटू मीटर जो भी इसका यूनिट होता है वो लिख लेंगे। दूसरे तरीके से समझाना होगा तो क्या बोलेंगे कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है नहीं नहीं मतलब किसी भी क्लोज्ड सरफेस से होके जाने वाले फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपको गॉस लॉ बताता है। और सर यहाँ पर क्यू एनक्लोज्ड है प्लस क्यू अब बाई एप्सिलॉन नॉट, जाहिर सी बात है आंसर प्लस में ही ना आएगा। और इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 12 आ जाएगा। मैंने चार्ज कुछ इस हिसाब से होगा ना कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ देखिए नेट में, यहाँ नेट फ्लक्स 0 नहीं है। और ये हम 2 तरीके से बता सकते हैं, एक तो अंदर में चार्ज बंद है इस वजह से भी नहीं है, और दूसरा यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, कोई आ नहीं रहा है। बोलिए ना, इसलिए भी 0 नहीं है, इतना है। अगर मैंने वही यहाँ पर इसको बंद कर दिया, क्या लग रहा है यहाँ फ्लक्स कितना होगा? कितना फ्लक्स होगा? क्यों नहीं बोल रहा है? कहाँ नीचे देख रहा है? यहां अगर मैं पूछूं कि कितना फ्लक्स है, क्या बताओगे? 0 है। 2 तरीके से समझा सकते हैं। पहला कि अंदर में चार्ज 0 नहीं है, चार्ज है तो फ्लक्स भी होगा।
और दूसरा कि यहां सिर्फ फील्ड लाइंस का इनकमिंग हो रहा है। अरे इनकमिंग आउटगोइंग दोनों होता है तब ना जीरो होता है, खाली इनकमिंग हो रहा है। इनकमिंग हो रहा है का मतलब हुआ कि फ्लक्स जीरो नहीं होगा, खाली इनकमिंग हो रहा है। और फ्लक्स जो होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस में होगा। याद आ रहा है? वो बात याद रखिएगा कि फ्लक्स नेगेटिव पॉजिटिव सब होता है। इनकमिंग फ्लक्स हो तो नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स हो तो पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ सिर्फ इनकमिंग ही हो रहा है तो माइनस लिखेंगे। और कितना है तो अब वही 12 को ही होगा, इसमें भी गिन लेना, तो -12 हो जाएगा। और वैसे भी फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू एनक्लोज्ड माइनस क्यू है बाई कितना एप्सिलॉन, तो आंसर नेगेटिव में ही ना आएगा। ये आपको समझ में आया? यानी इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी क्लोइड सरफेस से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या बोलते हो? लेकिन जब मैग्नेटिज्म की बात होगी तो यहाँ पे तो हमको मैग्नेटिक डाइपोल ना ड्रॉ करना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक डाइपोल में होता है एक नॉर्थ पोल और एक क्या होता है रे बच्चों? साउथ पोल। तो होगा कुछ यूं कि नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, साउथ पोल में जाके एंटर करेगा। एक मिनट रुकिएगा, सुनिएगा एक मिनट। हाँ तो ये देखिए नॉर्थ पोल में से देखिए क्या हुआ, निकला, साउथ पोल में जाके एंटर किया। नॉर्थ में से निकला, साउथ में जाके एंटर किया। नॉर्थ में से निकल के अभी सीधा गया, लेकिन ऐसा थोड़े है कि सीधा गया तो गया 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 तो गया ही रह गया, ऐसा थोड़े है। वो कहाँ से आएगा? इनफाइनाइट से होता हुआ फिर वापस इसको आना है। फिर इधर बताइए नॉर्थ पोल में से निकलेगा और साउथ में जाके एंटर करेगा। क्या बोलते हो? अरे ऐसा ही ना होगा रे बच्चों। तुमको समझ में आ भी रहा है? ये नॉर्थ में से निकलेगा, साउथ में जाके, थोड़ा एक आध गो और बनाया जाए इसमें, लो, है कि नहीं? तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? एक आध गो मैंने और ऐसा ऐसा बनाया, ठीक है। अब एक बात बताइए, लीजिए एक और बनाता हूं मैं। यस, कहाँ क्रॉस किया? नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं है, होता है। सुनिएगा एक मिनट, ये सारी फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ में से क्या हो रही हैं बताइए, और साउथ में सब आके एंटर कर रही हैं। लेकिन एक बात बताइए, साउथ में एंटर कर तो रही हैं लेकिन फिर अंदर ही अंदर वापस भी तो आ जा रही हैं। ओ माय गॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सबसे बड़ा डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड। ये कभी क्लोज्ड माने जाएगा लेकिन वापस लौट के नहीं आएगा। बोलो ना, नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। वो हमेशा क्लोज्ड लूप फॉर्म करेंगे, तो जहां से जाएंगे उनको लौट के वापस आना ही पड़ेगा। अब हमको यहाँ भी थोड़ा कुछ क्लोइड सरफेस लेना है। आइए एक क्लोइड सरफेस हम लोग चलिए यहाँ ले लेते हैं। बताइए कितना फ्लक्स? फ्लक्स कितना? क्योंकि देखो ना, 1 2 3 4 एंटर किया तो 1 2 3 4 बाहर भी तो निकल गया जा, तो जितना आया उतना, तो फ्लक्स कितना? क्या तुमको समझ में आया? अब जैसे हमने यहाँ पर इन पोल्स को घेरा था, मतलब पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल को घेरा था, चलिए हम यहाँ भी पोल्स को घेरते हैं। अब देखते हैं कि फ्लक्स कितना आता है। ये देखिए मैंने नॉर्थ पोल को घेर दिया, ये लीजिए फ्लक्स कितना। क्या बात करते हो? यहाँ तो जीरो नहीं हुआ था लेकिन वहां जीरो हो जाएगा। ये तो हमको नहीं समझ में आया, कैसे जीरो हो जाएगा? अच्छा तो रुकिए, अब हमको देखने दीजिए। अब मैं तो आपकी तरह तेज नहीं हूं, हमको तो चेक करना पड़ेगा। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो निकला है जा, तो इधर से 9 गो वापस भी तो आ गया है। अगली यही ना आके फिर निकल गया है, तो 9 गो आया 9 गो गया। फ्लक्स कितना? ये आपको समझ में आ रहा है? अगर हम इसको भी घेर दें, इसको भी घेर दें, तो तुम ये भी देखोगे कि ये देखो। अच्छा चलो, एगो मैंने यहाँ छोड़ दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना अब एंटर कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो एंटर कर रहा है। तो देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो बाहर नहीं निकल गया। बोलो ना, इसका मतलब हुआ कि इस सिचुएशन में कहीं आके तुम एक ऐसा क्लोज सरफेस ड्रॉ करके दिखा दो
कि जिससे फ्लक्स जीरो ना होता है, ऐसा पॉसिबल कहीं भी आपको, जहां भी आंख बंद करके देखो, हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लो। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा ऐसा थोड़े मैं नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ, रुक जा रुक जा रुक। ठीक है। आप बताइए कितना फ्लक्स कितना, दो, जितना आएगा उतना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, अब तो पकड़ा गया, रुक जाओ अभी मैं हिसाब किताब लगाता है। नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, छुप कहाँ रहा है, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होगी तो वो तो क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, लेकिन इसकी बात होगी तो हमेशा कितना आएगा, तो यही है गॉस लॉ इन क्या, मैग्नेटिज्म। तो बस आप इसको एक फैक्ट की तरह याद रखिएगा, इसका और कोई बहुत ज्यादा कहीं यूज हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बोलेंगे कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज कितना, यानी बी डॉट डी एस का जो क्लोज इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। एंड इट इज ड्यू टू द फैक्ट, और ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर बनाती हैं, का मतलब वो गई हैं तो उनको वापस भी लौट के आना पड़ेगा। किसी सरफेस को अगर वो क्रॉस करके गई हैं तो फिर उनको वापस भी आना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, इस वजह से ये जीरो हो जाता है। ठीक है, बोलिए जल्दी। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है हमको दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट कर, बी डॉट एस से ना मिलता है, तो स्केलर होगा और उसका डायमेंशनल फार्मूला उतना होगा। अब वो बिल्कुल भी मैं बताने नहीं जा रहा हूँ, वो तुम खुद निकालो, अगर नहीं निकलेगा तब समझ लेना कि तुम्हारे नसीब में ये सब नहीं लिखा हुआ है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, और इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है, मैक्सवेल। और एक वेबर जो होगा, एक वेबर जो होगा वो 10⁸ मैक्सवेल होगा। ए चुप, माइनस, हाँ हो गया, मैं जानता हूँ सही है। एक वेबर 10⁸ मैक्सवेल, 10⁸ अगर इधर चला जाएगा तो 10⁻⁻8 बने, एक मैक्सवेल बराबर 10⁻�8 वेबर होता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब अगर मान लीजिए, क्या है बोलिए, चलिए ठीक है। ए रुको पहले तुम लोग बताओ भाई,